डोनाल्ड ट्रंप के उछलते हुए बालों से लेकर इवांका ट्रंप के स्टाइलिश हील्स तक और मेलानिया ट्रंप के बेहतरीन फैशन सेंस तक, ट्रंप परिवार का हर सदस्य अपनी चमक दमक का रंग डाला है और अपनी फैमिली की दौलत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है, जो शायद आपके महसिब को रुला दे। लाइसेंसिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप का नाम स्काईस्क्रेपर्स, होटलों और गोल्फ कोर्सेज पर वेगास मार्की से भी ज्यादा चमकता नजर आया है। डोनाल्ड का गोल्ड प्लेटेड आइडियाज को गोल्ड प्लेटेड हकीकत में बदलने का हुनर मशहूर है, लेकिन उसकी फैमिली की कलेक्टिव दौलत का स्केल आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है। और शायद आप सोचने लग जाएं कि आपने ट्रंप डायनेस्टी की चमक दमक को अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया। ट्रंप्स की नेट वर्थ के मुताबिक, फोर्ब्स के मुताबिक फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एस्टिमेटेड नेट वर्थ $7.5 बिलियन है और पूरी ट्रंप फैमिली की कंबाइंड दौलत शायद $8.6 से ज्यादा है। एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे के लिए मशहूर ट्रंप्स के पास एक रियल एस्टेट एम्पायर, प्राइवेट एविएशन फ्लीट और ऐसे वार्डरोब हैं जो फैशन एंथुसियास्ट्स को बेहोश कर दें। छोटी उम्र से ही डोनाल्ड को रियल एस्टेट और बिजनेस की व्हर्लपूल में फेंक दिया गया था, अक्सर अपने वालिद फ्रेड के पीछे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डिटरमाइंड डकलिंग की तरह चलते हुए। फ्रेड एक सख्त और डिमांडिंग वालिद, टफ लव का उस्ताद था और अपने बच्चों को हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और अम्बिशन की कद्र सिखाता था, सीजन्ड सार्जेंट की तरह। 13 साल की उम्र में डोनाल्ड को न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया गया, जहां उसने अकादमिक और एथलेटिक्स में तरक्की की और आखिरकार कप्तान का दर्जा हासिल करते हुए बूट्स पॉलिश करने और आदेश देने की कला सीखी। एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन में शामिल होते ही डोनाल्ड ने तेजी से कामयाबी हासिल की, अपनी डील बनाने की प्राकृतिक क्षमता और अवसर को पहचानने की तेज नजर को साबित किया। 1971 में उसने कंपनी के रैंक्स को संभाला और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। हाई प्रोफाइल मैनहट्टन डेवलपमेंट्स पर ध्यान केंद्रित रखा। डोनाल्ड ट्रंप के पहले बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक था कोमोडोर होटल का महत्वाकांक्षी रूपांतरण ग्रैंड हयात में, जहां उसने कुशलता पूर्वक महत्वपूर्ण टैक्स एबेटमेंट्स और हयात होटल चेन से वित्तीय समर्थन हासिल किया। अपने नेगोशिएशंस को हाई स्टेक्स पोकर गेम में बदल दिया। यह साहसी उद्यम एक गूंजता हुआ सफलता साबित हुआ, जो उसे मैनहट्टन के एलीट रियल एस्टेट वर्ल्ड के चमकते स्तर पर ले गया। फ्रेड ट्रंप का डोनाल्ड के करियर पर असर टाइम स्क्वायर की नियॉन साइन की तरह अपरिहार्य था। फ्रेड की जमा हुई संपत्ति और बिजनेस एक्यूमन ने डोनाल्ड को एक गोल्डन लॉन्च पैड प्रदान किया, जिससे उसने अपनी भव्य महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाया। संसाधनों और ज्ञान का टूलकिट लेकर डोनाल्ड ने जटिल वित्तीय परिदृश्यों को अडिग ड्राइव के साथ नेविगेट किया, अपने वालिद के प्रभावशाली पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए और कभी कभी कुछ टोज पर पैर रखते हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने केवल न्यूयॉर्क सिटी को अपना पर्सनल मोनोपोली बोर्ड बनाने पर संतोष नहीं किया, बल्कि अपनी ड्रामेटिक फ्लेयर को अटलांटिक सिटी के चमकते कैसीनो सीन तक भी ले गया। 1984 में उसने ट्रंप प्लाजा होटल को खोलकर पासा फेंका और कसीनो के बाद ताज महल कसीनो रिसोर्ट, जिसे उसने दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया, अपनी शानदार जीनत के साथ दुनिया भर में मशहूर हो गया। मगर यह तमाम वेंचर ऐसा था जैसे मोनोपोली पैसे के साथ ब्लैक जैक खेलना। कई दफा दिवालिया होने और माली परेशानियों ने इसे मामूल बनाए रखा। इवांका ट्रंप, डोनाल्ड की सबसे बड़ी बच्ची, अपने बाप की एम्बिशन को दीवार पॉलिश के साथ विरसा मिली। अपनी बिजनेस एम्पायर के साथ जो उसके वालिद के टावर्स से ज्यादा चमकती है। इवांका और उसका शौहर जैरेड कुशनर लगभग $1.1 बिलियन में रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जीरो हैं दोस्तों, जो उनकी रियल एस्टेट और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हैं। 30 अक्टूबर 1981 को डोनाल्ड ट्रंप के घर पैदा हुई इवांका का बचपन एक लग्जरी और बिजनेस सेवी का मिलन था। एक रियल एस्टेट मैग्नेट बाप और एक मॉडल मां के साथ इवांका ने ग्लैमर और ग्रिट का इम्तिहान दिया। 2004 में वार्टन स्कूल से डिग्री हासिल करके ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्विजिशंस के तौर पर शामिल हुई, जहां उसने ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड टावर इन शिकागो के हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स को संभाला। 2007 में इवांका ने फैशन वर्ल्ड में भी कदम रखा और इवांका ट्रंप फाइन ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च किया, जहां उसके डिजाइन्स इतने सोफिस्टिकेटेड थे कि मैनिक्विन्स भी अंडरड्रेस्ड महसूस करते। ये सक्सेस उसे पूरी फैशन लाइन चलाने का रास्ता दिया, जिसमें कपड़े, हैंडबैग्स, शूज और एक्सेसरीज शामिल थे, जो मेजर डिपार्टमेंट स्टोर्स में कैश काउ बन गए। अपने वालिद की प्रेसिडेंसी के दौरान भी जो कभी कभी रियलिटी टीवी शो लगती थी, इवांका का ब्रांड अब भी स्ट्रॉन्ग रहा, उसकी बिजनेस एक्यूमेन और रेजिलियंस को दिखाते हुए। उसने अपनी फैशन एम्पायर को 2018 तक चलाया, जब उसने पॉलिटिकल
एंडेवर्स पर फोकस करने का फैसला किया, साबित करते हुए कि पॉलिटिक्स में भी वह धमाकेदार एंट्री कर सकती है। टिफनी ट्रंप, जो अक्सर क्वाइट ट्रंप के तौर पर जानी जाती है, ने अपनी खुद की राह बनाई है। व्यापारिक उपक्रमों में वह इतनी विविधताएं दिखाती हैं कि बूफे भी शर्मा जाए। जबकि वह स्पॉटलाइट में अपने भाई बहनों से कम होती हैं, टिफनी ने कई रास्ते तलाशे हैं। 2011 में उन्होंने पॉप स्टार बनने की कोशिश की अपने सिंगल लाइक अ बर्ड के साथ, जो चार्ट्स पर उतना ऊंचा नहीं चढ़ सका, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बहादुर छलांग था। द अप्रेंटिस में उनकी कैमियो ने भी उन्हें रियलिटी टीवी फेम का स्वाद दिया। उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर से 2020 में कानून की डिग्री हासिल की और अपनी लीगल करियर को गोपनीय फाइल की तरह रखा। सोशल मीडिया पर टिफनी के काफी फॉलोअर्स हैं और उनके पोस्ट्स लग्जरी ट्रैवल और फैशन का मिश्रण है, जो उन्हें ब्रांड एंडोर्समेंट्स और स्पॉन्सर्ड कंटेंट के लिए मैग्नेट बनाते हैं। सिर्फ एक सोशलाइट नहीं, टिफनी अपने परोपकारी प्रयासों के जरिए शिक्षा और बच्चों के कल्याण को समर्थन करती है, अपनी पब्लिक इमेज को पॉलिश करते हुए और चैरिटीज और सोशल कॉन्शियस ब्रांड्स के साथ सहयोग का रास्ता खोलती है। माइकल बॉलोस के साथ उनकी रोमांस, जो नाइजीरियाई कॉन्ग्लोमरेट के रिच हेयर हैं, उनकी जिंदगी में एक और चमक भर देती है। जनवरी 2021 में उनकी सगाई ने उनकी संयुक्त संपत्ति के बारे में अटकलों को जन्म दिया, जैसे एक रियल लाइफ एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल्स ऑफ द रिच एंड फेमस। टिफनी की अनुमानित नेटवर्थ लगभग $10 मिलियन है, जो उनकी इनहेरिटेंस, व्यक्तिगत उपलब्धियों और पब्लिक प्रोफाइल के चतुर उपयोग का सबूत है। वो शायद अंडर द रडार ट्रंप हो सकती है, लेकिन टिफनी का सफर महत्वाकांक्षा, साहसिकता और रियलिटी टीवी फ्लेयर का मिश्रण है। ट्रंप ओन ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर एरिक ट्रंप ने भी फैमिली के बिजनेस एम्पायर को एक्सपेंड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एरिक का पहला बड़ा प्रोजेक्ट ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड टावर इन शिकागो था, जो 92 स्टोरी स्काईस्क्रेपर का डेवलपमेंट था, जो यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे ऊंची इमारतों में से एक बन गया। एरिक ने प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को ओवरसी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और सिटी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर सुनिश्चित किया कि यह सफलतापूर्वक पूरा हो सके। ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड टावर इन शिकागो 2008 में खुली और यह लग्जरी और ऑपुलेंस का प्रतीक बन गई, ट्रंप ब्रांड की कमिटमेंट टू एक्सीलेंस को दर्शाते हुए। एरिक का इन्वॉल्वमेंट ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में रियल एस्टेट डेवलपमेंट से आगे तक था। उन्होंने कंपनी के हॉस्पिटैलिटी डिवीजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जो लग्जरी होटलों और रिसोर्ट्स का पोर्टफोलियो शामिल करता है। सबसे उल्लेखनीय प्रॉपर्टीज में से एक ट्रंप इंटरनेशनल होटल इन वॉशिंगटन डीसी है। यह ऐतिहासिक इमारत, जो व्हाइट हाउस से कुछ ब्लॉक्स दूर है, को लग्जरी होटल में ट्रांसफॉर्म किया गया एरिक की लीडरशिप के तहत। यह प्रोजेक्ट, जो ओल्ड पोस्ट ऑफिस पवेलियन के मेटिकुलस रेस्टोरेशन को शामिल करता है, सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2016 और उसके बाद से यह एक मकबूल मंजिल बन गया है बड़े हाई प्रोफाइल मेहमान और इवेंट्स के लिए। अपनी रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी में काम के अलावा एरिक ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्फ कोर्स पोर्टफोलियो को बढ़ाने में भी किरदार अदा कर चुके हैं। यह कंपनी कई वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्सेज को ऑन और ऑपरेट करती है, जिनमें ट्रंप नेशनल डोरल मियामी, ट्रंप टर्नबेरी स्कॉटलैंड और ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ लिंक्स आयरलैंड शामिल हैं। एरिक की गोल्फ के लिए शिद्दत और उनकी तेजी से कारोबार को समझने की सलाहियत ने इन प्रॉपर्टीज को नए बुलंदियों तक पहुंचा दिया है और गोल्फ शौकीन लोगों को दुनिया भर से अपनी तरफ खींचा है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में एरिक का किरदार सिर्फ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को देखने तक महदूद नहीं है, वह कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी अहम किरदार अदा करते हैं। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर वह अपने भाई डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और बहन इवांका ट्रंप के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ एसेट्स को मैनेज करते हैं। मिलकर उन्होंने एक ग्लोबल बिजनेस एम्पायर चलाने के चैलेंजेस को सफल तरीके से नेविगेट किया है, अपनी कंबाइंड एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए ग्रोथ और इनोवेशन को ड्राइव किया है। एरिक की बिजनेस करियर का एक सेंसेशनल पहलू उनका ट्रंप ब्रांड को इंटरनेशनल तौर पर एक्सपेंड करना है। आखिरी चंद सालों में उन्होंने गल्फ रीजन में कई हाई प्रोफाइल डील्स परसू की हैं, जिनमें यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के प्रोमिनेंट रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ पार्टनरशिप्स शामिल हैं। ये डील्स न सिर्फ ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ाती हैं, बल्कि उनके वालिद के सियासी करियर के हवाले से पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के सवाल भी उठाती हैं। एरिक के गल्फ डील्स का ताकुब स्पेशली कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि ये उनके वालिद के री इलेक्शन कैंपेन के दौरान हुए हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये बिजनेस वेंचर्स पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनमें फॉरेन गवर्नमेंट्स और एंटिटीज शामिल हैं जो यूएस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती हैं। इन चिंताओं के बावजूद एरिक ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों का बचाव किया है, यह कहते हुए कि सभी लेन देन कानूनी और पारदर्शी तरीके से किए गए हैं। अपने करियर के दौरान एरिक ट्रंप ने सफलता के लिए अडिग प्रयास और ट्रंप ब्रांड की प्रतिष्ठा को लग्जरी और उत्कृष्टता के लिए बनाए रखने की प्रतिबद्धता दिखाई है। मेलानिया ट्रंप ने भी परिवार की संपत्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक स्लोवेनियाई फैशन मॉडल से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला बनने तक
उनका सफर सनसनीखेज है, जिसमें ग्लैमर और विडंबना शामिल है। यूरोप और न्यूयॉर्क में एक शीर्ष मॉडल के रूप में लहरें बनाने के बाद मेलानिया ने कैटवॉक छोड़कर व्यवसाय में कदम रखा और अपने ब्रांड्स लॉन्च किए। 2005 में मेलानिया ने डोनाल्ड ट्रंप से शादी की, एक इतनी भव्य शादी कि सिंड्रेला का बॉल भी उसके मुकाबले में एक कैजुअल ब्रंच लगता है। ये साफ था कि मेलानिया पूरी तरह से स्पॉटलाइट में आ गई थी, लेकिन चमक दमक आपको धोखा न दे। पीछे वह अपने उद्यमशील अधिग्रहण की योजना बना रही थी। अगले साल मेलानिया ने उनके बेटे बैरन विलियम ट्रंप को जन्म दिया। मातृत्व और महत्वाकांक्षा को संतुलित करते हुए मेलानिया ने मॉडलिंग से पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन सच कहूं, घर पर रहकर मां बनना उसके लिए कभी काफी नहीं था, जो कभी सुपर मॉडल्स के साथ स्टेज साझा करती थी। इसके बजाय उसने अपनी क्रिएटिविटी और बिजनेस स्किल्स को नए वेंचर्स में लगाया। 2010 में मेलानिया ने मेलानिया टाइम पीसेस और ज्वेलरी QVC पर लॉन्च की, ये साबित करते हुए कि वह सिर्फ एक जबरदस्त रनवे वॉक से ज्यादा कुछ बेच सकती है। $30 से $200 के दरमियान के प्राइस के साथ उनका ज्वेलरी लाइन जनता को एक नजाकत का टच देने का मकसद रखता था। ये कलेक्शन बहुत कामयाब रही और उन्होंने अफोर्डेबल लग्जरी को अपना नारा बना लिया। अपनी ज्वेलरी की चमकदार कामयाबी से हौसला हासिल करके उन्होंने इस राह पर आगे बढ़ाया। मलेनिया ने 2013 में स्किन केयर की दुनिया में कदम रखा। मलेनिया कैवियार कॉम्प्लेक्स C6 के साथ एक आम फेस क्रीम से मुतमिन नहीं, मलेनिया का प्रोडक्ट एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज का दावा करता था, जो कि रॉयल्टी के लिए मुनासिब थी। उनका लाइन जल्दी ही वफादार ग्राहकों की तादाद हासिल कर गई, जो मछली के अंडों की लग्जरी फील पर कसम खाते थे। मलेनिया की कामयाबी के पीछे का राज फैशन फॉरवर्ड सोच, कंज्यूमर डिजायर्स को समझने की काबिलियत और बिलाशुबा ट्रंप ब्रांड का लाजवाब एलुअर। उनका नाम ही अकेला बर्फ को एस्किमोस को बेच सकता था, या इस केस में कैवियार क्रीम को सबर्बन मॉम्स को। ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्रीज की सख्त मुकाबलाती दुनिया में नेविगेट करना आसान काम नहीं था, मगर मलेनिया के एज़्म और बिजनेस का शौक उन्हें आगे रखता। चाहे नया ट्रेंड हो या शिफ्टिंग मार्केट, वो एडजस्ट करके तरक्की करती, बिल्कुल उसी तरह जैसे जिंदगी के रनवे पर। हालांकि मलेनिया का ज्वेलरी और स्किन केयर कंपनियों से अब ताल्लुक नहीं, उनका बिजनेस में वेंचर उनकी दौलत में अहम किरदार अदा किया। सेलिब्रिटी नेट वर्थ के मुताबिक फॉर्मर मॉडल की नेट वर्थ $50 मिलियन है। ये इम्प्रेसिव फिगर उनकी मेहनत और सेवी बिजनेस सेंस का सबूत है। मॉडलिंग से एंटरप्रेन्योरशिप में मलेनिया का ट्रांजिशन उनकी पब्लिक इमेज पर भी गहरा असर डाला। अब वो सिर्फ एक मॉडल या अमीर बिजनेसमैन की बीवी नहीं रही, बल्कि एक कामयाब बिजनेसवुमन के तौर पर समझी गई। इस परसेप्शन शिफ्ट ने मलेनिया को एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट शख्सियत बनाने में मदद दी, जो अपनी शर्त पर कामयाबी हासिल कर सकती है। प्राइवेट होल्डिंग्स के लिए ट्रंप ने एक एम्पायर बनाया जो रियल एस्टेट, होटल्स, कंडोस और लुक्रेटिव लाइसेंसिंग डील्स पर मुश्तमिल है। न्यूयॉर्क सिटी में ट्रंप टावर से लेकर दुनिया भर में लग्जरी होटल्स तक ट्रंप का नाम ऑप्युलेंस और कंट्रोवर्सी का हम्मान है। 1971 में ट्रंप मैनहट्टन आ गए और फैमिली बिजनेस को ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के नाम से रिब्रांड किया। मैनहट्टन रियल एस्टेट मार्केट में ब्रेक करने का इरादा बनाया। उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट कमोडोर होटल को ग्रैंड हयात न्यूयॉर्क में ट्रांसफॉर्म करना था, जो हयात कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप में 1980 में मुकम्मल हुआ और उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी। इस कामयाबी से हिम्मत हासिल करते हुए ट्रंप ने 1969 में फिफ्थ एवेन्यू पर ट्रंप टावर के कंस्ट्रक्शन का ऐलान किया, जो 1983 में मुकम्मल हुआ। ट्रंप टावर ने लग्जरी का सिंबल बनकर उन्हें मैनहट्टन रियल एस्टेट का की प्लेयर बना दिया। 1970s और 1980s में ट्रंप ने अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड किया, नोटेबल प्रोजेक्ट्स जैसे ट्रंप प्लाजा और ट्रंप पार्क के साथ, और कसिनो इंडस्ट्री में ट्रंप प्लाजा होटल और कसिनो अटलांटिक सिटी में 1984 में वेंचर किया। उनकी अर्ली सक्सेसेस और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ने एक वास्ट और डाइवर्स बिजनेस एम्पायर की बुनियाद रखी, जो लग्जरी, हाई प्रोफाइल वेंचर्स और गोल्ड प्लेटेड सब कुछ से मशहूर थी। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस एम्पायर फल फूल रहा था, उनके एम्बिशंस ने दुनिया भर का सफर किया। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने यूएस बॉर्डर्स से बाहर जाकर प्रेस्टिजियस लोकेशंस में प्रॉपर्टीज एक्वायर और डेवलप की, जो लग्जरी होटल्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और गोल्फ कोर्सेज पर मुश्तमिल थी। ये एक्सपेंशन उनके इंटरनेशनल प्रेजेंस को सीमेंट करता और नए मकामात पर उनका नाम मोहताज कर देता। एक्सपेंशन का एक स्टैंड आउट ट्रंप का गोल्फ दुनिया में डाइव लेना था, जहां उन्होंने अपनी सिग्नेचर फ्लेयर को फेयरवेज में बदल दिया। 1990s के आगाज में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली गोल्फ प्रॉपर्टी ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा में हासिल की। एक फॉर्मर लैंडफिल को गोल्फर के पैराडाइज में ट्रांसफॉर्म करना, ये था ट्रंप का जादू। एस्टिम्ड जिम फाजियो के डिजाइन से ये कोर्स 1999 में खुला और जल्दी ही एक लेविश और गोल्फिंग नाइटमेयर बन गया। ट्रंप का अगला मेजर स्विंग 2002 में आया, जब उन्होंने डोरल रिजॉर्ट और स्पा मियामी,
फ्लोरिडा खरीदा, जो इनफेमस ब्लू मॉन्स्टर कोर्स का घर था। डोरल ने डिकेड्स से पीजीए टूर प्रोज को परेशान कर रखा था। ट्रंप ने $200 मिलियन से ज्यादा रेनोवेट में लगाए, इंश्योरिंग की ब्लू मॉन्स्टर अपने नाम का सच रहे। अगर नहीं तो बेमायना पानी के हैजर्ड्स और हार्ट ब्रेकिंग रफ्स जरूर डबल चेक। 2004 में ट्रंप ने अपने टैलेंट्स को वेस्ट कोस्ट की तरफ ले गए और रैंचो पालोस वर्डेस, कैलिफोर्निया में ओशन ट्रेल्स गोल्फ क्लब को खरीदा, जिसे ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब लॉस एंजल्स का नाम दिया गया। यह कोर्स पैसिफिक ओशन के खूबसूरत मंजर पेश करता है और जल्दी ही हॉलीवुड सितारों का मरकज बन गया। पहले पीट डाई ने यह कोर्स बनाया था, लेकिन ट्रंप ने इसमें बड़े रेनोवेशंस किए, इसे एक टॉप टियर डेस्टिनेशन बना दिया जो उसने तसव्वुर की थी। सिर्फ अमेरिका पर खनात न करते हुए ट्रंप ने 2006 में अपनी नजर स्कॉटलैंड पर डाल दी, जो गोल्फ का जन्मभूमि है। उसने एबरडीन शायर में मैनी एस्टेट खरीदा और मकामी रिहायशी और एनवायरमेंटलिस्ट्स के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर कोई चीज है जो ट्रंप को पसंद है तो वह एक अच्छी लड़ाई है। 2012 तक ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ लिंक्स स्कॉटलैंड काम कर रहा था, डॉ मार्टिन हॉवट्री के डिजाइन के साथ, जो उतना ही खूबसूरत था जितना मुश्किल नॉर्थ सी के ड्रामेटिक मंजर के खिलाफ सेट था। 2014 में ट्रंप ने अपने कलेक्शन में एक और स्कॉटिश जैम ऐड किया, जो था आइकॉनिक टर्नबेरी रिजॉर्ट। ये मकबूल कोर्स जो कई ओपन चैंपियनशिप्स होस्ट कर चुका है, ट्रंप ने इसमें भी भारी इन्वेस्टमेंट किए और रेनोवेशंस किए। एल्सा कोर्स का रिडिजाइन मार्टिन एबर्ट ने किया, जो कई तारीफ और कंट्रोवर्सी ले आया। ये साबित करता है कि ट्रंप और ट्रैंक्विलिटी एक ही जुमले में कम ही मिलते हैं। ट्रंप का गोल्फ एम्पायर फिर आयरलैंड तक फैल गया। 2014 में डनबिग गोल्फ क्लब खरीदकर, जिसे ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ लिंक्स एंड होटल डूनबिग का नाम दिया गया। यह कोर्स स्टनिंग कोस्टल व्यूज और एक ऐसा डिजाइन पेश करता है जो इतना ही चैलेंजिंग है जितना एक 4 पत्ती क्लोवर को हैशटैग में ढूंढना। ट्रंप के सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स ने इसकी ग्लोबल अपील को और बढ़ाया। वापस यूएस में ट्रंप ने अपनी गोल्फ जर्नी को कंटिन्यू रखा। 2009 में उसने लोवेज आइलैंड क्लब वर्जीनिया खरीदा, इसे ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब वाशिंगटन डीसी का नाम दिया। पोटोमैक रिवर के साथ यह क्लब 2 चैंपियनशिप कोर्सेज पेश करता है, जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कैपिटल के मंजर के साथ टी ऑफ करना चाहते हैं। 2010 में ट्रंप ने पाइन हिल गोल्फ क्लब न्यू जर्सी खरीदा, इसे ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब फिलाडेल्फिया बना दिया। टॉम फाजियो का डिजाइन और फिलाडेल्फिया स्काईलाइन के मंजर के साथ ये मकामी एलीट में मकबूल है। 2002 में उसने ब्रिया रक्लिफ मैनर कंट्री क्लब खरीदा, इसे ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब वेस्टचेस्टर का नाम दिया। और 2015 में ट्रंप गोल्फ लिंक्स 8 फेरी पॉइंट ब्रॉन्क्स में खुला, जो गोल्फरों को दूर दूर से अपनी तरफ खींचता है। गोल्फ के अलावा ट्रंप ने अपनी होटल एम्पायर को भी अंतरराष्ट्रीय तौर पर बढ़ाया। ट्रंप इंटरनेशनल होटल और टॉवर प्रॉपर्टीज वैंकूवर, टोरंटो और पनामा सिटी जैसे बड़े शहरों में आलीशान आवास और प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं, जो हाई एंड क्लाइंटेल को आकर्षित करते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रंप इंटरनेशनल होटल और टॉवर वैंकूवर शहर और पर्वत दृश्य पेश करता है, जबकि टोरंटो का समकक्ष लग्जरी और सेवा का एक निशान है। ट्रंप की अंतरराष्ट्रीय वेंचर्स ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी शामिल किया। ट्रंप ब्रांडेड प्रॉपर्टीज इस्तांबुल, मनीला और मुंबई जैसे शहरों में लग्जरी जीवन का प्रतीक है, जो हाई एंड फिनिशेस और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आती है। ट्रंप टावर्स इस्तांबुल एक ट्विन टावर कॉम्प्लेक्स है, जिसमें रेजिडेंशियल यूनिट्स, ऑफिसेस और एक शॉपिंग मॉल शामिल है, जो इस्तांबुल स्काईलाइन का एक मॉडर्न लग्जरी सिंबल है। 1985 में ट्रंप ने मारे लागो पर नजर रखी, इसकी पोटेंशियल को प्रेस्टिज एंड पावर का निशान समझा। उनकी इनिशियल ऑफर $28 मिलियन थी, जो टर्न डाउन हो गई, मगर ट्रंप ने हिम्मत नहीं हारी। जब मार्केट स्लंप हुई तो उन्होंने सिर्फ $5 मिलियन में एस्टेट एक्वायर कर ली, जो कि असली कीमत का एक छोटा हिस्सा था। उन्होंने मार्जोरी मेरीवेदर पोस्ट के एंटिक्स और फर्नीचर के लिए अतिरिक्त $3 मिलियन भी दिए, जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स का एक ट्रेजर ट्रोव था। ट्रंप का मारे लागो का अधिग्रहण एस्टेट के लिए एक नए दौर का आगाज था। 1995 में उन्होंने मेंशन को एक प्राइवेट क्लब में तब्दील कर दिया और वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए इसके दरवाजे खोल दिए। ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी शानदार थी। ट्रंप ने एक 20,000 वर्ग फुट का बॉलरूम जोड़ा, जो $7 मिलियन के गोल्ड लीफ से सजाया गया था। एस्टेट ट्रंप की ऑप्युलेंस की मोहब्बत का एक टेस्टिमोनियल बन गया, जहां $100,000 के गोल्ड प्लेटेड सिंक्स और हर जगह गोल्ड एक्सेंट्स थे। मारे लागो की एक्सक्लूसिविटी और ग्रैंडियोर ने वेल्दी क्लाइंटेल को आकर्षित किया, जहां क्लब मेंबर्स $100,000 की इनिशिएशन फीस और $114,000 एनुअल ड्यूज देते थे। ट्रंप की प्रेसिडेंशियल विक्ट्री के बाद इनिशिएशन फीस डबल होकर $200,000 हो गई। हाई कॉस्ट के बावजूद मारे लागो की मेंबरशिप एक कवेटेड स्टेटस सिंबल बन गई।
बिजनेस स्ट्रेटजीज ट्रम्प के लाइसेंसिंग बिजनेस मॉडल की ओरिजिन्स 1980s से ट्रेस की जा सकती हैं। एक दौर जब बिग हेयर, नियॉन लेग वार्मर्स और शोल्डर पैड्स वोग में थे, मगर जब सब मून वॉक सीख रहे थे, ट्रम्प अपना रियल एस्टेट एम्पायर बना रहे थे और अल्टीमेट ब्रांडिंग मास्टरों के तौर पर अपनी स्किल्स को परफेक्ट कर रहे थे। ट्रम्प अपनी हिम्मती रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के साथ न्यूयॉर्क सिटी में हेडलाइंस बना रहे थे। 1983 में मुकम्मल हुई ट्रम्प टावर सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि सोने से प्लेटेड हर चीज के लिए उनकी मोहब्बत का एक चमकता हुआ मॉन्यूमेंट थी। ट्रम्प टावर की कामयाबी, जिसमें उसका ग्लिट्जी एट्रियम और शाइनी फसाड शामिल था, ने ट्रम्प को यह बताया कि उसका नाम विनिंग लॉटरी टिकट जितना कीमती हो सकता है। ट्रम्प का पहला लाइसेंसिंग का तजुर्बा ट्रम्प प्लाजा होटल कैसिनो के साथ था, जो अटलांटिक सिटी में 1984 में खुला। यह प्रोजेक्ट एक सिग्निफिकेंट गैम्बल था, सिर्फ कैसिनो की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि ट्रम्प ये बेट लगा रहा था कि उसका नाम विजिटर्स को ऐसे अट्रैक्ट करेगा जैसे एक मौत को गोल्डन फ्लेम अट्रैक्ट करता है। और यह कामयाब हुआ। ट्रम्प का नाम वेगस स्लॉट मशीन से ज्यादा ब्राइट फ्लैश कर रहा था और क्राउड्स को लग्जरी एक्सपीरियंस का हिस्सा बनने के लिए या कम अज कम अपना पैसा स्टाइल में खोने के लिए खींच रहा था। 1980s के आखिर में ट्रम्प ने अपने नाम की ताकत को ब्रिक्स और मोर्टार के रियल्म से बाहर टेस्ट करने का फैसला किया। यहाँ ट्रम्प शटल एंटर हुई, जो नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में एक एयरलाइन सर्विस थी। 1989 में उसने ईस्टर्न एयरलाइन शटल को खरीदकर उसे ट्रम्प शटल का नाम दे दिया और प्रॉमिस किया कि एयर ट्रैवल का तजुर्बा मैनहट्टन स्काईस्क्रेपर जितना लग्जरियस होगा। ट्रम्प शटल ऐसे थी जैसे एक स्काई हाई ट्रम्प टावर हो अगर उसके विंग्स और टर्बुलेंस होते। ये फाइनेंशियल टर्बुलेंस का सामना करती रही और 1992 में बेच दी गई, लेकिन यह साबित किया कि ट्रम्प हवा हो या जमीन, अपने नाम को किसी भी चीज पर चस्पा करने के लिए तैयार था। 1990s में ट्रम्प की लाइसेंसिंग स्ट्रेटेजी में एक अहम तब्दीली आई। फाइनेंशियल हिचकप्स का सामना करते हुए ट्रम्प को नई इनकम स्ट्रीम्स की जरूरत थी। उसने लाइसेंसिंग की तरफ इस जज्बे से रुख किया जैसे किसी ने इन्फोमर्शियल्स का मैजिक अभी अभी डिस्कवर किया हो। ट्रम्प इंटरनेशनल होटल एंड टावर, जो न्यूयॉर्क सिटी में 1997 में मुकम्मल हुई, इसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल था। ट्रम्प ने अपना नाम दिया बिना पूरा प्रोजेक्ट बैंक रोल किए। यह एक विन विन सिचुएशन थी। बिल्डिंग को ट्रम्प ब्रांड मिला और ट्रम्प ने अपनी गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट रखी। ट्रम्प इंटरनेशनल होटल एंड टावर की कामयाबी ने लाइसेंसिंग को एक वायबल बिजनेस मॉडल के तौर पर साबित किया। यह फिर से साबित हुआ कि कभी कभी यह जरूरी नहीं कि तुम क्या करते हो, बल्कि तुम उसे क्या बुलाते हो। अर्ली 2000s में ट्रम्प की लाइसेंसिंग स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती रही। उसने अपना नाम विभिन्न प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लाइसेंस करना शुरू किया, जिसमें होम फर्निशिंग से बॉटल्ड वाटर तक शामिल था। 2007 में ट्रम्प होम लॉन्च हुई, जो लग्जरी फर्नीचर और होम डेकोर की एक लाइन थी। ये प्रोडक्ट्स ट्रम्प ब्रांड के साथ एलिगेंस और सोफिस्टिकेशन के एपिटोम के तौर पर मार्केट किए गए। इसी तरह ट्रम्प आइस, जो बॉटल्ड वाटर का ब्रांड था, ने लग्जरी और क्वालिटी के साथ एसोसिएशन का फायदा उठाया। ये वेंचर्स ने ट्रम्प का नेक साबित किया कि उसने अपने ब्रांड को रियल एस्टेट से बाहर कंज्यूमर गुड्स मार्केट तक एक्सटेंड किया। ट्रम्प की लाइसेंसिंग बिजनेस मॉडल में एक सिग्निफिकेंट लीप द अप्रेंटिस के लॉन्च के साथ आई, जो 2004 में शुरू हुई। ये रियलिटी टेलीविजन शो, जिसमें ट्रम्प होस्ट एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। इसकी कामयाबी ने ट्रम्प की पब्लिक प्रोफाइल को मजीद एलिवेट किया, उसके ब्रांड को सक्सेस का सिनोनिमस बना दिया। और द अप्रेंटिस ने ट्रम्प को उसके मुख्तलिफ कारोबार का फरोग देने का प्लेटफॉर्म भी दिया, जिसमें उसके लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स और प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। शो की मकबूलियत ने ट्रम्प के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड में इजाफा किया, उसके नाम की कीमत को एक लाइसेंसिंग एसेट के तौर पर मजीद मजबूत बनाया। मगर यही सब नहीं, जब माल और दौलत इकट्ठा करने की बात आई तो ट्रम्प के पास कई होशियार हरकतें थीं। एक बिजनेस टाइकून के तौर पर ट्रम्प को टैक्स गेम खेलने का भी बहुत शौक था, जिससे उसने अपने घर वालों के लिए और ज्यादा पैसा कमाया। डोनाल्ड ट्रम्प की टैक्स स्ट्रेटजीज में शामिल होना उसके हाउस होल्ड नाम बनने से पहले ही शुरू हो गया था। उसके पहले चालाक मूव्स में से एक थी डेप्रिसिएशन डिडक्शंस का इस्तेमाल। रियल एस्टेट डेवलपर्स अपनी प्रॉपर्टीज की कीमत वक्त के साथ डिडक्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी असल में ज्यादा फैंसी और महंगी होती जाए। इससे ट्रम्प को अपनी टैक्सेबल इनकम को काफी हद तक कम करने में मदद मिली, जिससे उसको अपने वेंचर्स में मजीद पैसा लगाने का मौका मिला। एक और जबरदस्त टैक्टिक ट्रम्प प्लेबुक से थी हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन टैक्स क्रेडिट। ये शानदार ऑफर प्रॉपर्टी ओनर्स को टैक्स ब्रेक लेने का मौका देती है अगर वो किसी हिस्टोरिक बिल्डिंग को रेनोवेट करते हैं। ट्रम्प ने इसका फायदा उठाया जब उसने कमोडोर होटल को एक फेसलिफ्ट देकर ग्रैंड हयात में तब्दील किया। हिस्टोरिक एलिमेंट्स को बचाने पर ट्रम्प को खास टैक्स क्रेडिट्स मिले, जो उसकी ओवरऑल टैक्स बिल को कम कर गए। फिर है लाइक काइंड एक्सचेंजेस स्ट्रेटजी, जो सुनने में मोनोपोली गेम का हिस्सा लगती है। टैक्स कोड में ये प्रोविजन प्रॉपर्टी ओनर्स को कैपिटल गेन्स टैक्सेस डिफर करने की इजाजत देती है, जब वो एक प्रॉपर्टी को बेचकर उसी तरह की
किसी और प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं। इस चालाकी से ट्रंप ने अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को बढ़ाया बगैर फॉरेन टैक्सेस चुकाने के और अपनी दौलत को महफूज रखा। और कौन भूल सकता है टैक्स अबैटमेंट्स एंड इंसेंटिव्स जो लोकल गवर्नमेंट्स ऑफर करती हैं। ये बिल्कुल गोल्डन टिकट मिलने जैसा होता है टैक्स ब्रेक वंडरलैंड का। मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क सिटी ने टैक्स एबेटमेंट्स दिए डेवलपर्स को जो खास इलाकों में इन्वेस्ट करते थे और ट्रंप ने जल्दी से इन मौकों को ले लिया। इन एबेटमेंट्स ने उसकी प्रॉपर्टी टैक्सेस को कम किया और उसके मुनाफे में इजाफा कर दिया। जैसे सोफा के नीचे से पैसे मिल जाते हैं मगर बहुत ज्यादा मुनाफा दिलाते हैं। ट्रंप की शुरुआती टैक्स स्ट्रेटजीज में से एक सबसे सेंसेशनल चीज थी शेल कंपनियों का इस्तेमाल। मल्टीपल एंटिटीज का जाल बनाकर जो उसकी प्रॉपर्टीज को ऑन और मैनेज करती थी, ट्रंप ने इनकम और एक्सपेंसेस को इनमें शिफ्ट करने का तरीका निकाला अपनी टैक्स पोजीशन को ऑप्टिमाइज करते हुए। ये कॉम्प्लेक्स गेम टैक्स अथॉरिटीज के लिए ट्रंप के फाइनेंशियल मूव्स को समझने में मुश्किल बनाता था और उसकी टैक्स स्ट्रेटजीज में एक लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी शामिल करता था। ये एक हाइड एंड सीक का खेल था मगर डॉलर साइंस के साथ। ट्रंप के शुरुआती करियर में एग्रेसिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल भी देखने को मिला। जो चीजें लीजिटिमेट बिजनेस एक्सपेंस कहलाई जा सकती थी, ट्रंप ने उनका दायरा बढ़ाया जिससे वो कई खर्चे डिडक्ट कर सका जिनमें लविश ऑफिस रेनोवेशन से लेकर एक्स्ट्रावेगेंट ट्रैवल एक्सपेंसेस तक शामिल थे। इन डिडक्शंस ने उसकी टैक्सेबल इनकम को कम कर दिया जिससे वो अपने अर्निंग्स का ज्यादा हिस्सा अपने पास रख सका। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे आपका केक हो, उसे खाया जाए और फिर कैलोरीज को भी डिडक्ट कर दिया जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और मजीद एक्साइटिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कार्ड्स पर क्लिक करें।